घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा महिलाओं से लगने लगा है डर, हंगामे के बाद मांगी माफी। बड़ा सवाल आखिर क्यों है डर? और नरेंद्र मोदी समेत पूरे विपक्ष को गंभीरता से लेता हूं, मनमोहन सिंह का बयान। बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री ने मोदी को मान लिया है बड़ी चुनौती? सबसे पहले बात करते हैं फारूक अब्दुल्ला की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया महिलाओं को लेकर, तो बयान नहीं था लेकिन जो स्थिति है, महिला उनसे पूछा गया जस्टिस गांगुली को लेके, और जो उन्होंने बात कही वो आपको हम दिखाते हैं और फिर उन्हें माफी मांगनी पड़ी। सबसे पहले उस बयान को, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान को आपको हम दिखाते हैं। हम तो समझते हैं कि हमने किसी ने भी सेक्रेटरी नहीं रखना है अब लड़की, कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी शिकायत ना हो जाए कि हम ही जेल पहुंच जाए। हालत ऐसी हो गई है। मैं मानता हूं कि रेप बढ़ गए हिंदुस्तान में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, मगर कहीं तो वो रुकावट होना चाहिए। नहीं तो एक नो आई एम नॉट ब्लेमिंग द गर्ल्स, आई एम ब्लेमिंग द सोसाइटी इटसेल्फ। कि सोसाइटी इस तरह में पहुंच गई है कि अब एक तरफ से दूसरी तरफ को दबाव होने लगा है। अफसोस इस बात का है कि पहले रेप होना नहीं चाहिए, मगर डर है, ये बढ़ गया है हिंदुस्तान में कि लड़कियों का नंबर कम हो गया है। हम लोग आजकल से जब बच्चा पैदा होता है चाहते हैं लड़का हो जाए, और लड़की अगर होती है तो रोने लगते हैं, जबकि लड़की भी एक बहुत जरूरी है दुनिया में। फिर जब विवाद हुआ तो फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा? Unfortunate thing is that I think things have gone, little haywire. People are scared now. No doubt we are all against rape and anything to do which undermines the prestige of a woman. We are all against, putting women, they should get their respect. And that is why we are fighting here also, that you should get your 33% reservation that is necessary, that bill should go through. Now, if there is something that I have said which has gone wrongly, I am sorry for it. I never meant it that way. The question here is that one should be very careful in dealing with such things. आजकल तो डर लग गया है लड़की से बात करने का। अब तो ये हालत हो गई है। बल्कि हम तो समझते हैं कि हमने किसी ने भी सेक्रेटरी नहीं रखना है अब लड़की, कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी शिकायत ना हो जाए कि हम ही जेल पहुंच जाए। और आपको हम राजनीतिक प्रतिक्रिया दिखाते हैं। अंबिका सोनी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने क्या कहा है फारूक अब्दुल्ला के बयान पे, और फिर उसके बाद उन्हें जब माफी मांगना पड़ा। ऐसी बात नहीं है, ये तो मैं समझती हूँ उन्होंने मजाक में कहा होगा, ऐसी बात नहीं है। जहाँ हम लोग कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए जगहें सरकारी नौकरियों में भी सुरक्षित की जाएं, तो ये कहना तो मैं उनसे उम्मीद नहीं करती हूँ, ना मुझे मालूम उन्होंने क्या कहा है। ये तो देखिए, इस मुल्क में एक परिवर्तन लाने का प्रयास है, समाज की मानसिक जो एक सोच रही है उसमें भी बदलाव लाने का है। इसमें समय लगेगा, उतार चढ़ाव होंगे, मगर हम लोग जो चाहते हैं कि मानसिक सोच में परिवर्तन आए, महिलाओं को इज्जत और सम्मान की दृष्टि से देखा जाए और उनके साथ उसी तरह व्यवहार किया जाए, इसमें समय लगेगा। ये 24 घंटे में नहीं होने वाला, लेकिन निष्ठा से और डिटर्मिनेशन से करना। और हरसिमरत कौर हैं, अकाली दल बादल के सांसद भी हैं और नेता भी हैं, उन्होंने क्या कहा है वो भी आप सुन लें। मैं नहीं समझती कि आदमियों को डरने की जरूरत है, मैं समझती हूँ उन इंसानों को डरने की जरूरत है जिनके ख्यालात में खराबी है और जिनकी ये विचारधारा में औरतों के प्रति जिनमें नुक्स है, उनको डरने की जरूरत है। हर एक आदमी को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि गलत आदमी में डर पैदा होता है, सही आदमी में तो होता ही नहीं है। शरद यादव वरिष्ठ नेता हैं, जेडीयू के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको हम दिखाते हैं। नहीं, अभी 2-4 केस में पकड़ा है और आपने मिसयूज शुरू कर दिया, तो ये आपकी पुरुष मानसिकता बोल रही है। सवाल ये है कि ये जो
ह्यूमन रिलेशन है रिगार्डिंग सेक्स, वो तो बहुत ही खराब है इस देश में। तो इसलिए 2, 4, 5 केस जो हैं उसमें हो गए तो गांगुली के ऊपर तो केस चलना चाहिए, और इससे जो नया कानून बना वो फैलेगा और महिलाओं में उत्साह आएगा। आपने शरद यादव को सुना, सरोज पांडे को भी आप सुने, सांसद है, उन्होंने क्या कहा। नहीं, बहुत दुर्भाग्यजनक है। निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसा बयान उन्होंने दिया है ये बयान उन्हें नहीं देना चाहिए। महिलाएं जिस भाव से काम करने के लिए आती हैं उनका आकलन उनकी योग्यता के साथ होना चाहिए, ना कि महिला होने के कारण होना चाहिए। और महिला जिस समय प्रताड़ित होती है, पीड़ित होती है, तो उसकी भावनाओं को भी समझना चाहिए। बहुत सी महिलाएं बहुत प्रताड़ित हुई, बहुत असुरक्षा के भाव के साथ काम करती हैं। तो फारूक अब्दुल्ला जी को अपने इस बयान पर फिर से एक बार विचार करना चाहिए कि उन्होंने क्या बोला है। बीजेपी के सांसद हैं, आप देख रहे थे वो क्या कह रहे थे, और इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आके चर्चा करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया और बयान के देने के बाद उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, और माफ़ी मांगने के बाद भी इस बयान पे चर्चा के लिए तमाम जगह पे इस बातों की चर्चा हो रही है। चर्चा के कई कारण हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, सबसे जो अहम बात है वो ये कि आखिर जो बात फारूक अब्दुल्ला कहना चाह रहे थे, क्या वो बात अपनी कहने में असफल रहे, या जो बात उन्होंने की वो गलत बात थी। हमारे साथ हैं शोभा उपाध्याय हैं, बीजेपी के नेता हैं, जी देवराजन हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता हैं, अवधेश कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और पुष्पन कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शोभा जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर पूरी बातों को सुने तो ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने कहा कि जो महिलाओं की स्थिति है, लड़कियों के पर कैसा, पूरी बातों को, ऐसी कौन सी बात है जिसको लेके आपको लगता है इस बयान पे पूरा बवाल खड़ा किया? देखिए, ऐसा है कि फारूक अब्दुल्ला जैसे केंद्रीय मंत्री, जैसे स्तर के नेता हैं, उन्होंने इस तरह का बयान दिया, बहुत आपत्तिजनक बयान है ये। किस बात पे आपत्ति है? एक तो महिलाओं से डर लगता है, महिलाओं से डर लगता है, और महिलाओं को नौकरी नहीं देना चाहिए। महिलाओं से आजकल लड़की से बात करने में भी डर लगता है। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि इस तरह का बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान उन्होंने दिया है। इसमें और ये एक मजाक की, जो कह रहे हैं मजाक में कहा है, मजाक किया है महिलाओं के साथ, ये अपमान किया है नारी जाति का इन्होंने। तो इस तरह से महिलाओं को नौकरी देने में डर लगता है। अगर आपकी सोच, आपकी इतनी संकीर्ण सोच है, बहुत ही ओछा बयान दिया उन्होंने, इतनी संकीर्ण सोच है उनको कि महिलाओं से बात करने में डर लगता है। आपके मन में अगर इस तरह की भावना है, अगर आपके मन में खोट है, तभी आपको डर लगता है। जिनके मन साफ हैं वो नहीं डरते, और महिलाओं से तो डरना ही पड़ेगा उनको जो गलत भावना रखते हैं, जो गलत भावनाएं रखते हैं। तो ये उन्होंने बड़ा गैर जिम्मेदाराना, बहुत ही अशोभनीय बयान दिया है, और हम सब इसकी निंदा करते हैं। और इस तरह के बयानों पे लगाम लगनी चाहिए कि कोई भी नेता किसी भी तरह से। मैं लड़कियों को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ, समाज की हालत ऐसी हो गई है, हिंदुस्तान में रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं क्योंकि औरतों की संख्या में कमी आई है। घर में लड़का पैदा होता है तो खुश होते हैं, वही लड़की के होने पर रोने लगते हैं। नहीं, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ ना कि इतने बड़े स्तर के नेता और ऐसे जो शासन में बैठे हैं, वो इतने इस तरह के छोटे निम्न स्तर के बयान दे रहे हैं। बहुत ही निम्न स्तर का बयान है। एक साधारण आदमी भी इस तरह का बयान नहीं देता कि लड़की होती है। आजकल इस तरह की मानसिकता बिल्कुल खत्म हो गई है, और ये संकीर्ण विचारधारा है, और ये इनके मन में होगा महिलाओं के प्रति ये। तो ये मैं इसको बिल्कुल गलत मानती हूँ। हम सभी इसकी निंदा करते हैं, और इस पर लगाम लगनी चाहिए इस तरह के बयानों पे। हम वापस आएंगे। देवराजन साहब, क्या वो वॉज ही टॉकिंग फैक्ट्स? जो स्थिति है बनी हुई है, जो वातावरण है, जो अभी जिस तरह की पूरी चीज, तरह तरह के आरोप और तरह तरह के केस सामने आ रहे हैं, तमाम तरह के केस में, और जो उन्होंने जो बातें कही है, आपको लगता है कि उसमें तथ्य है या ये बिल्कुल पूरी तरह से असत्य है और सिर्फ वो भय जो है एक माहौल का है जिसको वो? मुझे लगता है भाई, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी का जो आज का जो बयान है, उसमें दो पार्ट
हम लोगों को करना पड़ेगा जी। तो पहला पार्ट उन्होंने जो कहा है, जो आजकल ऐसा हालत बन गया है, कोई महिला सेक्रेटरी को देखने के लिए भी हम डरते हैं, किसी भी हालत समय हम भी जेल पहुंच सकता है जी। एक पार्ट है। इसलिए उनको मुझे लगता है वो जो है हमारा जो तरुण तेजपाल का जो इंसिडेंट है, और उसके बाद आपका जो तो क्या आप मानते हैं कि तरुण तेजपाल का पूरी बात सुन लेते हैं, और एक गांगुली का जो इंसिडेंट जो सामने आए हैं, और इसी प्रकार का बहुत सारे इंसिडेंट जो सामने आ रहे हैं, और बहुत सारे जगह से खबर भी आ रहे जो इस प्रकार का जो महिलाओं को जो हम लोग संरक्षण देने का, जो प्रोटेक्शन देने के जो कानून है, उसका मिसयूज भी हो रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कहा होगा, हमको लगता है। देखिए फिर भी हम कह रहा हूँ, ये उसको इट वुड हैव बीन अवॉइडेड। ये एक पक्ष है, ऐसा जगह पर जो बैठा हुआ एक नेता इसी प्रकार का, देखिए मेरा ये मानना है कि आपके पास समझिए पूरी बात, एक पब्लिक स्टेटमेंट देना बिल्कुल गलत है। ऐसा पब्लिक स्टेटमेंट उन्होंने नहीं देना चाहिए था। लेकिन उसका बयान का जो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट मुझे लगता है एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब हमारा हिंदुस्तान की परिप्रेक्ष्य में एक सच भी है, हर जगह पर ऐसा हो गया है। घर में अगर लड़की पैदा होने से जो लोग पसंद नहीं करता है, किसी भी प्रकार से उसको मारने का कोशिश भी होता है, लड़का पैदा होने से खुशी हो जाता है। एक सच बन गया है हमारे यहाँ पर। तो इसका तो ये दिखाना पड़ता है, उसके लिए उसका काम करना पड़ेगा सरकार का ही। उसका किस प्रकार की अवेयरनेस बनाना है, और महिलाओं को किस प्रकार का सशक्तिकरण करना है, क्या क्या उसका शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उसके लिए जो बाकी कुछ बनाना है, उसका जिम्मेदारी सरकार है। और ये सरकार की एक पार्ट है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी भी उसका पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद सरकार में उसका भी एक जिम्मेदारी बनता है। वो जो पब्लिक के लिए अपना कोप दिखाने से तो काम नहीं होगा, जो उसका सोल्यूशन की पार्ट में भी उसको रहना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं कहा। एक प्रापंचिक सच बोल करके उन्होंने वहां से भाग गया। बाद में उसको माफी भी मांगना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है ये जो किस प्रकार, ये हमको लगता है जो अकाली दल का जो संसद ने जो बात किया है यहाँ पर, जो किस पुरुष का डर होता है, जो पुरुष के जो मन के अंदर थोड़ा जो काला है, उसका अंदर कोई 2 नंबर डरना उसको चाहिए जो गलत करते हैं। वो जो ऐसे लोगों को नहीं डरना चाहिए जो सही करते हैं। देखिए महिलाएं अगर गलत, वही एक जनरल स्टेटमेंट हम लोगों का इस समय, हम लोग उसी एक स्टेटमेंट के पास हम लोग आ सकते हैं। नहीं, वो ये कहना चाहते हैं कि महिलाएं अगर अपने खिलाफ होने वाले शोषण के लिए आवाज उठाती हैं तो उनसे डर लगता है, या उनको नौकरी नहीं देना चाहिए। अगर महिलाएं आवाज नहीं उठाती, चुपचाप सहन करती जाती हैं, तो ठीक है। जब ये कानून आ गया और कानून के तहत, ये विशाखा गाइडलाइंस के तहत ये महिलाएं अगर आवाज उठाने लगी, और इस तरह के निर्भया केस के बाद ये मामले सामने आने लगे, अत्याचार और उत्पीड़न तो बहुत सालों से हो रहा था और सब जगह होता है। कोई मीनिंग आपका फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट में है ही नहीं। नहीं, डर लगने लगा है का मतलब यही है ना कि आवाज उठाने लगी तो आपको डर, माहौल और दुरुपयोग की बात, चुपचाप सहन करती है तो आपको डर नहीं लगेगा। सिचुएशन की बात देखिए, किसी भी हमारे देश की हालत यह है, मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे देश की हालत है कि हम सोच के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, विचार के स्तर पर, प्रतिक्रिया के स्तर पर और अभिव्यक्ति, ये 5 स्तरों पर लगता है जैसे हम उन्माद में जीते हैं। किसी भी बयान पर संयत होकर के सोचना, संयत होकर के प्रतिक्रिया देना, अगर किसी ने कुछ बोला है तो उसमें विवेक के आधार पर उसमें सच और झूठ का आकलन करना, कोई घटना हो गई तो उस पर सरकार कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करके उसको रोकने के लिए कैसे कदम उठाए, इन सब मामलों में भारत जो है सामूहिक उन्माद से ग्रस्त हो गया है। इसी की परिणति है। अब जहां तक फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान है, जैसे देवराजन जी ने कहा, देखिए दूसरा जो उनका पक्ष है वो पहले को जस्टिफाई करने के लिए बोला है कि नहीं मैं ये चाहता नहीं हूं, लेकिन उसको महिला विरोधी न मान के इस समय बने हुए सामूहिक मनोविज्ञान के रूप में देखना चाहिए कि भाई उस कानून के बाद क्या परिस्थिति बनी है। इसके पहले नरेश अग्रवाल का भी एक बयान आया था, ठीक ऐसे ही बयान आया था, तो उससे क्षति लड़कियों और महिलाओं के संदर्भ में यह होने लगा है कि भाई ठीक है, कुछ तो वो जाके सच भी शिकायत करती है, मैंने किसी को रख लिया, उसने गलत शिकायत कर दिया, तो ये कानून इतना एक पक्षीय है कि हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचेगा। और दिलीप जी, आज मुझे फेसबुक पर हमारे एक मित्र ने जो है, जो इन पर काम करते हैं, उन्होंने मुझे एक बड़ी लिस्ट भेजी है कि पिछले 1 साल के अंदर 5 लाख लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं ऐसी शिकायतों पर। अभी उसने ये नहीं बताया कि इसमें कितने सच है कितने झूठ है, इस पर अभी नहीं आया है, लेकिन 5 लाख पुरुष इस पर नौकरी गंवा चुके। अब मैं दूसरी बात इसमें कहना चाह रहा हूं। देखिए 16 दिसंबर का जो बर्बर दुष्कर्म था, उसके बारे में यह सोचना ही गलत था कि बलात्कार के विरुद्ध या उनके हल्के कानून के कारण हुआ।
उस घटना के पीछे सबसे पहली बात तो यह थी कि आपने रात भर काम की अनुमति तो दे दी, लेकिन ऑफिस से, सिनेमा हॉल से, कहीं से शराब के दुकान से, कहीं से निकलने वाले लोग घर कैसे जाएं, उसके ट्रांसपोर्टिंग की आपने व्यवस्था नहीं की। रात में आपकी पुलिस मोबाइलिंग ठीक नहीं थी, लेकिन यह सब काम चूंकि कठिन थे, इसके लिए तो कोई विचार कर नहीं सकता था, तो सबसे सस्ता आया कि कड़े कानून बना दो। यह कानून जो है दिलीप जी, ये स्त्रियों की रक्षा से ज्यादा ये परिवार में, इसको मैं समाज के लिए विभेदकारी, समाज के लिए विघटनकारी और मनुष्य, पुरुष और स्त्री के अंदर हिंसा पैदा करने वाला और सभी परिवारों के अंदर हिंसा युक्त विभाजन करने वाला यह कानून है। इसमें सुरक्षा का पहलू कम है और इसमें हिंसा का पहलू ज्यादा है। यह किसी की सुरक्षा से ज्यादा दूसरे को भयभीत करने वाला है। मैं स्वयं रात में जब लौटता हूं 9-10 बजे किसी लड़की को देखता हूं, सोचता हूं मैं गाड़ी से उठा लूं, लेकिन मुझे भी भय लगता है कि इसको उठा लूं तो कल क्या हो जाएगा। इसको समझना पड़ेगा, खासकर मेट्रोपॉलिटन शहरों की नारियों को। गांव में कोई समस्या नहीं है, प्रश्न यही आता है ना, ये तरीके से हल नहीं निकलता कि महिला सुरक्षा की कमी है ना, सुरक्षा के प्रावधान नहीं है। हमारे शासन ने, जो सरकार ने महिलाओं को प्रॉपर सुरक्षा नहीं दी। आपने भी वही बात कही कि महिला सुरक्षा की वजह से, सुरक्षा नहीं देने की वजह से ये जो वारदात हुई है, जो 16 दिसंबर की वारदात हुई है, मैंने ये सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा के उपाय नहीं। संस्कृति और शैली बदली है भूमंडलीकरण के बाद। रात में 11 बजे के बाद क्यों मेट्रो बंद हो जाता है कि उस लड़की को जा करके और किसी के बस पर चढ़ना पड़ा। वो ड्राइवर ने कैसे हिम्मत किया कि 5 आदमी दारू पी के चलो कहीं से किसी लड़की को उठा लेंगे। तो कहीं ना कहीं उसको मालूम था कि बलात्कार के बाद हम करेंगे तो इसकी सजा है। उसको यह भी मालूम था कि हत्या में फंसेंगे तो हमको फांसी हो सकती है। इसके बावजूद वो करने में सफल हुआ। तो ये सरकार के यहाँ की व्यवस्था की कहीं ना, वही मैं कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं सिस्टम का एक कमजोरी है ना, ये हमारे सिस्टम की कमजोरी है, हमारे शासन पूरे मामले को देखें। जैसे जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा, जो उस पर विवाद हुआ, विवाद के बाद ये बात अवधेश जी ने कहा कि नरेश अग्रवाल भी इस तरह की बात पहले कह चुके हैं, उन पे भी काफी विवाद हुआ। देखिए, यहाँ तो डायग्नोसिस ही गलत है, बजाय इसके जी कि क्या होना चाहिए। डायग्नोसिस गलत है, कानून डायग्नोसिस नहीं, अभी डायग्नोसिस गलत है, इस चीज का ही कानून आ गया है तो महिलाएं फायदा उठा, बजाय इसके कि इस तरह की वारदातों को कैसे रोका जाए, कैसे लगाम लगाई जाए या कैसे इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो उसके बदले महिलाओं से डर लगने लगा और उनको नौकरी नहीं देना, ये राजकाज में बैठे उच्च स्तर के नेताओं का ये संवेदनशीलता की कमी है, इसलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि शोभा जी क्योंकि एक पार्टी से जुड़ी है, उनका लाइन, उनका बयान जो है वो उस फ्रेमवर्क में होगा, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन आप ये देखें कि जो फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जो नरेश अग्रवाल ने कहा, इन दोनों के बीच में इस देश के इतने बड़े एक जूरिस्ट ने कहा, जिसको इस दुनिया का, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लीगल एक्सपर्ट माना जाता है, जिसका नाम है फालियस नरीमन। फालियस नरीमन ने उस दिन ये बात कही थी जब AK गांगुली के ऊपर मामला उठा था। उन्होंने कहा था कि इस तरीके के हालात में मुझे लगता है कि कोई जज किसी लड़की को इंटर्न नहीं रखेगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि नरेश अग्रवाल या फारूक अब्दुल्ला या कल अभिजीत सरकार या श्री प्रकाश जायसवाल, ये तमाम सारे लोगों पे हम चर्चा करते हैं तो पार्टी लाइन पे बात चली जाती है। आप फारूक अब्दुल्ला के बयान के अंदर तो जो छुपी हुई बात है उसको समझने की कोशिश कीजिए। फारूक अब्दुल्ला ने जब ये कहा कि अब तो किसी लड़की से बात करने में डर लगता है जी, इसके पीछे इसका मतलब यह है कि लोग ये मानते हैं, आज लोगों में हिम्मत नहीं है ये बात कहने की कि हमारे समाज में टेलीविजन के कैमरे से हटते ही क्या बातें होती हैं, हम किस तरीके की बातों को बड़े सहमति के साथ कहते हैं हाँ यार ये तो होगा ही, लेकिन टेलीविजन पे आते ही हम सब लोगों को महान बनने की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े पैरोकार बनने की, ये एक सोशल स्टेटस से जोड़ लिया हम लोगों ने। आप इस बात को देखें कि इस समाज के अंदर फारूक अब्दुल्ला ने जो बात कही है वो ये है कि क्या महिलाएं इस कानून बनने के बाद इसका इस्तेमाल अपने आप को आगे बढ़ाने, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए नहीं करेंगी। ये उसके अंदर सबसे बड़ी बात छुपी हुई है जो वो नहीं कह रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं डर लगेगा। महिलाएं इसका मिसयूज कर रही हैं। शोभा जी मेरी बात सुन ले, मैंने आप बोल रही थी, मैं कोई उसमें मैंने तकरार नहीं की। मेरा कहना है कि फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि इस कानून में हो सकता है 85 ऐसे प्रावधान अच्छे हो, लेकिन 85 ऐसे भी हैं कि अगर महिलाएं, वो महिलाएं जिसकी बात अवधेश जी ने जिसकी तरफ इशारा किया है, वो अगर ये तय कर लें, क्योंकि ये जो बहस चली है ये तरुण तेजपाल और AK गांगुली के बाद चली है, उससे पहले बहुत सारे लोग बहुत हल्की हल्की बातें कह रहे थे। इससे ऐसा लगता है कि जो वो महिलाएं जो आज आधुनिकता की दौड़ में हैं, जो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला रही हैं, जहां बराबर से काम कर रही हैं, क्या ये महिलाएं
इसका इस्तेमाल दहेज विरोधी कानून, SC ST कानून के तहत अपने फायदे के लिए करेंगे, यह उसके अंदर डर दर्शाया गया है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक लोगों से ज्यादा हम इस समाज में जब कैमरे से हटते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार इस कानून में तो बताओ देखने के ऊपर भी आपके ऊपर लग जाएगा आरोप कि आपने घूरा और आपने उनकी मॉडेस्टी को वो किया। तो ये तमाम सारी प्रावधानों पे शायद बात नहीं हुई है और लोग शायद इसको कुछ हद तक इम्प्रैक्टिकल मान रहे हैं। हो सकता है कुछ नेताओं के मुंह से कैमरे पे बात निकल रही हो, लेकिन बात यह है कि वो कह तो उसी प्रतिबिंब कर रहे हैं उसी समाज को, क्योंकि नेताओं को नहीं पता कि इनके इस बयान से उनको कितना नुकसान होगा, लेकिन वो ये समझते हैं कि इनके इस बयान से वो उनकी धमनी को आगे ला रहे हैं। नेताओं बात कैमरे के ऊपर नहीं कही जा रही है। यहाँ देखिए एक इंटर्न और उनके बॉस गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर है, ये बड़ा प्रकरण है। मैंने सब बातें कैमरे पे बहुत अच्छी लगती हैं, गुरु शिष्य परंपरा की बातें। आप बताइए इंटर्न है उसके साथ अगर आप इस तरह का व्यवहार करते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि तरह से आप या तो बात कर लें, मैंने ये नहीं कहा कि गुरु शिष्य परंपरा को तोड़ दीजिए, लेकिन इस देश में गुरु शिष्य परंपरा के नाम पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो देश का बड़ा मदरसा है उसके अंदर कल ही एक आदमी को सिर्फ उस लड़की के ये कहने से कि इन्होंने मुझे छुआ, उस प्रोफेसर को टर्मिनेट कर दिया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि गुरु शिष्य परंपरा, ये पूरा समाज है, वो गुरु शिष्य परंपरा जो है वो सिर्फ पढ़ाने और लिखाने और लीगल किसी उसके साथ में कोई इंटर्न है वहां तक सीमित नहीं है। समाज की मानसिकता है ये, जो समाज बदल रहा है उसमें हम ये तो मान रहे हैं कि पुरुष जो है वो बलात्कारी हो गया है, ऐसा लगता है कि हर पुरुष बड़ा, लेकिन साथ साथ हम ये नहीं कह रहे कि जहां पुरुष की मानसिकता बदली है, जहां पुरुष आधुनिकता के आगे बढ़ा है, वहीं महिला भी आगे बढ़ी है। हमको पता है कि SC ST कानून और दहेज विरोधी कानून को किस तरीके से अमेंड किया गया, किस तरीके से बदला गया। उत्तर प्रदेश में इसमें राजनीतिक दलों ने इसका फायदा उठाया, कहीं इस कानून का दुरुपयोग ना हो, यह मुझे लगता है आज के बयान फारूक अब्दुल्ला में ज्यादा प्रतिबिंब करता है बनस्पत राजनीति। इस कानून के नेगेटिव पहलू पे ही क्यों जा रहे हैं? आपकी दुरुपयोग होगा, आप ये क्यों नहीं सोचते कि महिलाओं पे इतने दिनों से जो होते जा रहे हैं, कम से कम इतनी हिम्मत मिली है कानून से, वो आवाज उठा पा रही है, वो बोल पा रही है। अभी तक तो देखिए गाँव में भी होता था, परिवारों में भी होता था, रिश्तेदारों में भी होता था। लिहाजा हमारी और अवधेश जी की बातचीत में वो फ्रेमवर्क नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं के बारे में बयान देगा तो कांग्रेसी उसको मना कर देंगे। मैं पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और महिलाओं के ये पार्टी लाइन पे निंदा करना बड़ा आसान है। विजय वर्गीस के बारे में कांग्रेसी चिल्लाएंगे, ये अभिजीत सरकार के बारे में चिल्लाएंगे। हमारी भी यहाँ पार्टी के हम समाज की वो बात कह रहे हैं जिसको हम दिन रात सुनते हैं। हम सभी यहाँ पार्टी के फोरम पे नहीं आए, भारतीय जनता पार्टी के फोरम से बात कर रही है। नहीं, मैं एक समाज मुझे लगता है यहाँ पर इस पार्टी की कोई बात नहीं हो रही, विवाद का कोई जगह ही नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टी पूरा विवाद बात यह है कि महिला के ऊपर कोई बात नहीं है, सवाल खड़ा नहीं कर रहा है, ये कोई नहीं कह रहा है कि महिलाओं को प्रोटेक्शन देना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है उसमें यह प्रतिबिंब होता है कि क्या इस कानून की आड़ में महिलाएं ब्लैकमेल, अदरवाइज फारूक अब्दुल्ला को जवाब पूछना चाहिए था कि आप क्यों डरना चाहते हैं। यह पत्रकार का सवाल होना चाहिए था। कहना है कि क्यों डर रहे हैं, क्योंकि महिला आवाज महिलाओं को कब करने देंगे जब वो आवाज नहीं उठाएंगी। ये नहीं है, इसलिए हमको लगता है जैसे ये कानून बनाने के बाद पूरा हिंदुस्तान में हम लोगों का जो मीडिया का माध्यम से हमारे पास भी खबर आ रहे हैं, हमारे पास ऐसे भी हमारे लीगल सेल से भी खबर, सभी पॉलिटिकल पार्टियों का और NGO का और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के पास भी खबर आ रहे हैं, इस प्रकार की केस बढ़ती जा रही है। तो देखने से भी और कुछ किसी के ऊपर कोई नाराज होने के बाद भी केस लगा जाता है। ऐसे भी बहुत सारे कानून के तहत आदमी लोगों के ऊपर इसी प्रकार के केस लग जा रहे हैं। इसका बहुत सारे इंसिडेंट सामने आ रहा है। तब उसका जो एक देखने का ये है, शोभा जी भी एक प्रकार राइट है, कितने साल जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसको रोकने का एक कानून सबने मिला के बना दिया है, लेकिन एक सरकार का और समाज का भी एक दायित्व बनता है इस कानून का कोई तरीका का वायलेशन हो रहा है ना मिसयूज हो रहा है कि नहीं,
उसके बारे में भी जो सोचने का जरूरत है। देवराज भाई मैं आपकी बात को एग्री कर रहा हूं, इसलिए इस देश में की जगह ही नहीं है। इस देश में मर्डर के कानून बना हुआ है, इस देश में बहुत सारे कानून बने, क्या उन कानून को इंप्लीमेंट करने के कोई अलग एजेंसी है? इस कानून को कोई आप इंप्लीमेंटेशन में सिस्टम के अंदर जो बीमारी है, जो सड़ान है, उसको दूर करिए। आप नया कानून बनाएंगे। अभी अभी सरकार एक कानून लेने के आ रही है कि साहब सांप्रदायिकता विरोधी बिल, उसके अंदर भी अजीबोगरीब किस्म के प्रावधान है, तो उसके आते ही इस देश में सांप्रदायिक दंगे रुक जाएंगे। आप सवाल यह है कि आप मर्ज को ठीक नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं साहब इसको दवा बदलने से मर्ज ठीक नहीं होगा। चलिए पुष्पन मेरा शोभा जी, आखिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मंत्री हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो अगर ये कह रहे हैं कि हमें बात करने में भी डर लगता है जी, तो मेरा सवाल यही है, उनको क्यों डर लगता है? ये पार्टी का विषय नहीं है और सबका हर पार्टी वालों ने इसका उनके स्टेटमेंट की निंदा करी है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आखिर जब ये इस तरह के बयान वो दे रहे हैं कि जिम्मेदार व्यक्ति अगर वो बैठे हुए कह रहे हैं कि मुझे डर लगता है, क्या संदेश पहुंचाया? देश में ये संदेश दिया है कि अगर कामकाजी महिलाएं आवाज नहीं उठाती हैं, सहन करती जा रही हैं यौन उत्पीड़न और शोषण, तो ठीक है। मैंने फारूक अब्दुल्ला और नरेश अग्रवाल को हम बहुत डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि राजनीतिक दल है। फाली एस नरीमन को इस देश का प्रोमिनेंट जरिस्ट है, उसने सेम बयान दिया, उसके नाम पे बात नहीं रखी कि राजनीतिक मुद्दा बना कहना है। सवाल वही है जो सवाल यही है कि उन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया है। जो फाली एस नरीमन के बारे में वो कह रहे हैं कि देखिए उन्होंने इस बात को कहा है, इसको सियासी, ये मसला सियासी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, राजनीतिक मैं तो खुद ही कह रहा हूं ये बात। ये मसला तो फाली एस नरीमन को बीच में रख के क्यों नहीं बहस हुई? मेरा तो यही मानना है कि महिलाओं का लिए अपमानजनक बात है, ये अपमान किया उन्होंने महिलाओं का ये कह के कि उनको नौकरी उनको डर क्यों लगता है? क्या इस बात को इसलिए लगता है कि उनके मन में खोट होगी। अच्छे ईमानदार और ऑनेस्ट इंसानों को तो डर नहीं लगता, जिनके मन में दुर्भावना नहीं है। फाली एस नरीमन ने कहा कि इससे जो लोग इंटर्न रखने में भी सोचेंगे या डरेंगे नहीं, या नहीं रखेंगे है ना, ये सोच भी गलत है। मैं नहीं मानती कि इंटर्न रखने में डरेंगे। इंटर्न के साथ आप ऐसा व्यवहार करो, मौका दोगे तो आपको डर लगेगा, आप मौका ही नहीं दोगे तो आपको डर क्यों लगेगा? आपका आवरण, आपका जी बिल्कुल। अवधेश जी आप ही के पास लौटते हैं। देखिए, किसी महिला को आप नौकरी देते हैं तो उसकी योग्यता के अनुसार देते हैं, ये नहीं कि आप महिला को नौकरी क्यों देंगे या आप एक सवाल महिला और पुरुष का बराबर अधिकार। मैं जो शोभा जी, आखिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को डर क्यों? फारूक अब्दुल्ला का मन में नरीमन ने क्यों कहा? उनकी भावना संकीर्ण है जी। शोभा जी को अपना अधिकार है उस पर प्रतिक्रिया देने का, वो जैसा चाहे। इस देश की महिलाओं को अपने लिए जो जैसा कानून चाहे मांगने का अधिकार हर महिला गलत नहीं होती है, हर महिला बहुत थोड़ी सी संख्या होती है, वो हर जगह होती है, वो आपको नहीं, इस बात को कह भी नहीं रहे जी। वो सबको अधिकार है, करें। हम लोग भी उस लड़ाई में जो है अपने छात्र जीवन से शामिल है, छात्र जीवन से इसके लिए लड़ते रहे कि भाई स्त्री पुरुष के बीच जो भेद है वो बराबर। लेकिन ये जो कानून है, देखिए, ये एक आतंककारी कानून है। ये इसको आप ये नहीं मानते कि महिलाओं को हिम्मत देने वाला कानून है? ये मान के चलता है कि आतंककारी कानून कैसे कर सकते हैं? बता रहा हूं सशक्तिकरण देने का, बता रहा हूं कि इसमें महिला सशक्तिकरण का कोई पहलू ही नहीं है। ये कानून ये मान के चलता है कि हर पुरुष संभावित यौन दुराचारी है, वो चाहे बाप हो चाहे भाई हो। ऐसा ये मान से ऐसा कोई अगर कानून नहीं चलता है, पूरी बात पूरी करने दीजिए। क्या कहना चाह रहे जी? ये कानून ये मान के चलता है कि अगर कोई स्त्री या लड़की आरोप लगाती है तो उसको हमको पहले सच मान के ही और तब आगे कानूनी प्रक्रिया चलानी होगी, और पुरुष को ही ये साबित करना पड़ेगा कि आप सच और झूठ आप साबित करो। इसलिए कह रहा हूं कि ये ड्रैकोनियन कानून है। ये फांसीवादी कानून इस रूप में है कि बिल्कुल एक पक्षीय तरीके से विचार करता है, और मैं सबसे इसको मानता हूं कि भारत में परिवार परंपरा को तोड़ने वाला कानून है, क्योंकि पति पत्नी के बिस्तर तक के कानून पहुंच गया है। इसीलिए कई बार देवानंद जी को तकलीफ ना हो तो मैं ये कहूं कि हम लोग देखो, सोनिया गांधी को इस देश के बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार थे, लेकिन जब विदेश के चश्मे से भारत के स्त्री पुरुष संबंधों को देखेंगे तो ये समस्याएं आएंगी। मैं चाहता हूं कि महिला और पुरुष दोनों मिलकर जो दुराचारी है, बलात्कारी है, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ें।
लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहता हूं कि हर पुरुष को संभावित यौन दुराचारी मान लिया जाए और हर लड़की जो है बिल्कुल शिष्टाचारी है, उसके अंदर कोई सेक्स का भाव, उसके अंदर किसी को आकर्षित करने का भाव, उसके अंदर अपने शरीर को देकर के जीवन में प्रगति करने का भाव पैदा ही नहीं हो सकता है। यह कानून, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस कानून को खत्म करना चाहिए, संशोधित कानून देश में लाना चाहिए। दूसरे पहलू को क्यों नहीं सोचते कि महिलाओं को के साथ अगर इस तरह की वारदातें हो रही है तो कानून तो होना चाहिए ना। आप सुनते चले आए हैं, आप पढ़ते आ रहे हैं, आप इतने सालों से देख रहे हैं। बहस में आप 2-3 चीजें देखें कि हम फारूक अब्दुल्ला बयान दे दें, नरेश अग्रवाल बयान दे दें, कभी अभिजीत मुखर्जी बोल दें डेंटिंग पेंटिंग, कभी कोई कहते ये परकटी औरतें, कभी कोई कहते बड़ी बिंदी वाली औरतें। तो मेरा कहने का ये है कि हम जब बयान देते हैं महिलाओं के लिए ऐसे आपत्तिजनक बयान नहीं देने होने चाहिए। हमारा तो पूरी बहस उसी पे है। मेरा नहीं कहना एक बयान, मैं कह रहा हूं कि जब जब ये बयान आते हैं हम बहस करते हैं, हम लार्जर बहस नहीं करते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 16 दिसंबर पे इस देश में उबाल आया, बहुत बढ़िया बात है। युवा गए, लोग राष्ट्रपति भवन में चढ़ गए, इंडिया गेट को उन्होंने एक युद्ध का स्थल बना दिया, इसमें किसी ने भागे, सारे मीडिया ने भागीदारी। मेरा सिर्फ कहना यह है कि क्या दिल्ली के अंदर निर्भया के साथ जो हुआ वो बहुत बड़ा, बहुत जघन्य अपराध था, लेकिन इसी बीच में दिल्ली के तमाम राजनीतिक दलों की तमाम प्रतिक्रिया, ऐसा लग रहा था कि जिसने प्रतिक्रिया नहीं देगा वो कहीं महिला अधिकारों के पीछे छूट जाएगा। लेकिन नरेश अग्रवाल पे देश में लोग बहुत बोलते हैं, आज फारूक अब्दुल्ला पे बहुत बोल रहे हैं, लेकिन इसी दरमियान लखीमपुर आसाम के अंदर निर्भया से भयानक कांड हुआ है। एक लफ्ज नहीं, मैं अभी की हाल की घटना बता रहा हूं कि किस तरह वो महिला अपनी 4 साल की बच्ची को लेकर लौट रही थी, किस तरह 4 लोगों ने रेप किया, उसको मारा और मारने के बाद दोनों आंखें निकाल ली। ये इतनी भीभत्स घटना है, उसके बाद वो मर गई। इसके ऊपर नेशनल डिबेट नहीं हुई, किसी ने बयान नहीं दिया, कोई इसके ऊपर आंदोलन नहीं हुआ। और जिस तरीके से अभी पिछले दिनों तरुण तेजपाल पकड़े गए हैं, एक पर्टिकुलर क्लास, एक सेक्शन सोसाइटी का इस पे प्रतिक्रिया दे रहा है बड़े ऑर्डिनरी और बहुत सोफिस्टिकेटेड शब्दों के साथ में। वो गुस्सा नहीं है जो आसाराम के खिलाफ था, जो नारायण स्वामी के खिलाफ था। क्यों नहीं मुहिम चल रही टेलीविजनों के अंदर, क्यों नहीं मुहिम चल रही है कि गांगुली के अंदर? ये मैं कह रहा हूं, इसमें भी लोगों का वर्गीकरण है, इसमें भी महिलाओं का वर्गीकरण है, इसमें कांग्रेस की महिलाएं, बीजेपी की महिलाएं, लेफ्ट की महिलाएं आज आंदोलन क्यों नहीं कर रही इस मामले के ऊपर? क्यों लोग दबी छिपी प्रतिक्रिया दे रहे हैं? मेरा सवाल यह है कि आप लड़ाई शब्द अलग अलग वर्गों में लड़ेंगे तो बात नहीं बनेगी, आपको सामूहिक होना पड़ेगा, चाहे वो बीजेपी का मामला हो या कांग्रेस का हो, लेफ्ट का हो। एक है उस लड़ाई का, दूसरा मुद्दा पूरा यही है ना कि महिलाओं को अगर आप नहीं देंगे कानून तो उनमें शक्ति की हिम्मत कैसे व्यक्त कर रहे थे। हमारा ये है जो कानून आदंगकारी कानून है उसमें हम उसका पक्ष में नहीं है, हम इसलिए हैं, हमने जो पहले भी कहा था महिलाओं आप ये डर देखिए, फारूक अब्दुल्ला का डर देखे, कोई डर नहीं, मैंने कहा जो अवधेश जी कह रहे हैं कि आतंककारी कानून है, लोगों को आतंकित करती है, भयभीत करती है, डराती है। आप इसका ऐसे निकालिए, जो कानून से जो शक्ति मिल रहा है, महिलाओं को जो कानून के तहत जो शक्ति मिल रही है उसका कहीं ना कहीं मिसयूज हो रही है कि नहीं, कहीं मिसयूज होता है। आप देखें कानून में होता है, आपको जरूर याद होगा दिलीप, कानून बने, सबसे बड़ा सवाल ये कि कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले मिसयूज हो तो क्या कानून नहीं बने? दिलीप भाई, कठोर कानून है मेरा मैं कह रहा हूं कि जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, जो पुलिस है, उससे बात नहीं, देखिए कितनी महिलाओं को फायदा हो रहा है। ये कानून बनाने का बैकग्राउंड क्या था? इसका पहले हमारे देश में रेप रोकने के, रेप के खिलाफ कोई कानून नहीं थे, था कानून था, लेकिन उससे भी सख्त कानून का जरूरत पूरा हिंदुस्तान की सभी समाज का सभी लोगों को महसूस हुआ है, तभी बनाएगा, तब ये कानून बनाया है। तो ये कानून बनाने के लिए सिर्फ महिला लोग, आपने मुझे महसूस नहीं हुआ था। नहीं, आप तो ये जो मैं सब ट्रांसपोर्टिंग साल पहले जो घटना हुआ निर्भया के ऊपर हुआ, उस समय राष्ट्रपति भवन तक जो लोग पहुंच गया है, कौन थे? चंद्र जी ठीक कहा, उसी में कितना भी लड़कियां थे, इससे ज्यादा लड़का भी थे जी।
ये लोग भी वहां पर जाकर ये किया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं समाज को महसूस हुआ है एक सख्त कानून का जरूरत है इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए। लेकिन ये जो एक मुद्दा अभी सामने आ रहा है उसका इस कानून को हर जगह पर उसका छोटा मोटा मिसयूज हो रहा है और ये कानून ठीक तरीका से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। ये इम्प्लीमेंट के नॉन इम्प्लीमेंटेशन की तहत एक डर पैदा हो रहे कहीं ना कहीं। और देखिए हम जरूर कहेंगे नरेश अग्रवाल जी भी हो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी हो, फालियस नरीमान भी हो, जो समाज की अलग अलग तबके के लोग हैं, पॉलिटिशियन है, एक्स चीफ मिनिस्टर है, करंट यूनियन मिनिस्टर है, जो जूरिस्ट है, जो भी हो, ये अलग अलग समाज के अलग अलग तबके के लोग हैं। इन लोगों का मन में अगर इसी प्रकार का चिंता अगर आ गया, इसका मतलब समाज का हर जगह से इसी प्रकार का एक डर आ रहा है। ये आपका वेजिटेरियन जो है स्टेटमेंट है, सरकार की जिम्मेदारी है, नहीं सरकार की समाज को बदलने समाज बदलने का भी एक रोल है ना। ऐसे सुरक्षा काम कर रही हैं, आप बहनों की बात 4 आवर ड्यू अब बना दिया भारत को। क्या लड़कियों को अगर वो छोटी कंपनी है निकलने के बाद रात में मेट्रो मिलेगा, वो फिर इस समय या तो उसी प्रकार के टेम्पो वालों उसी प्रकार के बस पर निर्भर हैं। मूल कारण ये था। दूसरा, क्या दिल्ली में सिस्टम है कि 2-4 लड़की निकलेगी तो वो हर 500 कदम पर उसको पुलिस का पेट्रोलिंग दिखेगी और शांति से घर जा सकती है? तो ये व्यवस्था की जरूरत थी जो आप कह रहे हैं ना, आप ये व्यवस्था बना सही है 100%। कुछ दिनों बाद शोभा जी माने या ना माने, देखिए हम लोग का भी एक सार्वजनिक जीवन है, देश में प्रतिष्ठा है, हम लोग जो बोलते हैं उसके भी अर्थ है पूरे देश में। आपको जो स्थिति आ रही है ना, काली पट्टी लेके कुछ दिन बाद सड़क पर चलना पड़ेगा। अभी भले फासिस्ट कानून नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ जगह समय कम है, उसको अलग क्यों ले रहे हैं? आप तो समाज के अंग हैं, आपकी बहन है, आपकी बेटियां हैं, आपकी पत्नी है, उनके साथ अगर ऐसा हो तो आपके साथ नहीं करेंगे? पत्नी से कि अलग आपको कानून की जरूरत नहीं लगेगी के साथ ऐसा होता है और बेड पर हम कोई चारा नहीं है। कोई बात है ना, महिला पुरुष का छोटे समाज की ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। बात में आपका स्वागत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी समेत पूरे विपक्ष को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और लोग पूछ रहे हैं कि क्या आखिर प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को एक बड़ा चुनौती मान लिया है? क्या वो पहले ही मान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी उनके सामने गंभीर चुनौती है? सबसे पहले शुरुआत करते हैं पुष्पेंद्र आपसे। इस बयान पर कई विश्लेषण किए जा रहे हैं, कई तरह के विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। आपका चश्मा किस तरह से देख रहा है? मैं जरा इनका पीठ पकड़ लिया हूं, शांति से बोलेंगे। मुझे लगता है कि अभी जब तक जितने भाषण हमने मनमोहन सिंह जी के सुने, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, भाषण भी देते हैं, नहीं अब जैसे भी तथाकथित देते हैं, उसके बाद मुझे लगा कि जब तक जिस चीज को वो बार बार इग्नोर कर रहे थे, लगातार इग्नोर कर रहे थे, उनकी पूरी पार्टी तो कांव कांव करके शुरू हो जाती थी मोदी पे, लेकिन उनको लगता था कि साहब इनको हम बचा के रखें। लेकिन जिस तरीके के सर्वे हुए हैं, जो एग्जिट पोल इन 4 राज्यों का आया है, उसका क्या फाइनल नतीजा होगा ये कोई 48-24 घंटे बाद पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल ने कम से कम मनमोहन सिंह को यह साबित जरूर कर दिया है, और आज के इस जुमले में और बयान और भाषण में उनका वो डर नजर आता है कि इन 4 राज्यों के चुनाव से
जिस वक्त जाने से पहले थे लोग कहते थे कि नहीं साहब राजस्थान में हम वापस आएंगे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम बीजेपी को हटा देंगे, और उनके जो राजकुमार उपाध्यक्ष हैं उन्होंने तो यहां तक बोल दिया कि इन चोरों को हटाओ। तो वो जो चोरों को हटाओ कहा, अब ये जनता समझ गई कि असली चोर कौन है। लिहाजा वो जो 4 राज्यों के परिणाम आने वाले हैं उस डर से उन्होंने कहा कि अब इसमें किसको श्रेय दें, यहां दिल्ली वाले को श्रेय दें, शिवराज को दें, रमन सिंह को दें। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी के चलते ये 4-0 जो इनिंग में हारने वाले हैं, उस डर मुझे कहीं लगता है आज के उस बयान में है। लिहाजा उन्होंने कहा सीरियस लेता हूं। उन्होंने उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा मैं उन लोगों में से हूं जो अपने विरोधियों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, ढिलाई के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो इसको नरेंद्र मोदी जी की योग्यता और उनका जो परफॉर्मेंस है, जो देखता है, समाज के हर तबके ने उसको एडमायर किया है, हर एक ने उसको सराहा है, और हम देख रहे हैं उनका काम। तो जिस आदमी में काबिलियत है उससे तो डर लगेगा ही। कमजोर लोगों को, जिनमें काबिलियत की कमी है, जो नहीं काम कर पाए, जो नरेंद्र मोदी जी की क्षमता है वो पूरे देश के दुनिया में सबके सामने जाहिर हो चुकी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब उनकी योग्यता, उनकी सक्षमता, उससे तो डर लगेगा ही दूसरे कमजोर लोगों को और कमजोर सरकार को। सवाल ये डर ये आज क्यों लग रहा है? ये तो 10 साल से 9.5 साल अब तो अपनी अंतिम बेला में चलेंगे। डर आपको देखा प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट जब वो बने, देखिए हम लोग का इसमें मैं ये पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा विपक्ष, तमाम विपक्ष को गंभीरता से, क्या वो वाकई विपक्ष को गंभीरता से लेते हैं या नरेंद्र मोदी का डर उनको है? जरूर लेना पड़ेगा। हम उसको कह रहा हूं, जरूर एक चुनौती है। हिंदुस्तान की धर्मनिरपेक्ष परंपरा के ऊपर सबसे बड़ा चुनौती है नरेंद्र मोदी का उदय। और लोकप्रियता, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से डरते हैं। कम नहीं है, लोकप्रियता है, सक्षमता है, हिंदुस्तान के जो फैब्रिक है उसको तोड़ने के लिए जो काम करते आ रहे हैं, और उसके लिए जो किस प्रकार से प्लानिंग काम हो रहे हैं, जो डेडिकेशन है, डिवोशन है, उससे डरते हैं जी। मुजफ्फरनगर का जो घटना से हम लोग के सामने आ रहे हैं, किस प्रकार की प्लानिंग लेकर के वोट कंसोलिडेट करने के लिए जो कोशिश बीजेपी ने कर रहे हैं, और उसके सामने एक आइकन के हिसाब से नरेंद्र मोदी को ले जा रहे हैं। इसलिए हमको ये जो धर्मनिरपेक्ष ताकत को डर है, धर्मनिरपेक्ष चुनौती हिसाब से देखता है। लेकिन हमने मैं भी ये भी बोलना चाहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको मुकाबला करने में एकदम फेल हो चुका है। इसलिए फेल है, सांप्रदायिक ताकत को रोकने के लिए ना काम करके ये कांग्रेस पार्टी ने हर जगह पर इसी प्रकार का ताकत को सहायता दिया। देवराजन जी, आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सेकुलर थी और कम्युनलों को रोकने में नाकाम हो गई है? जो पार्टी खुद कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स पे खड़ी हो, जो पार्टी पिछले 50-60 साल से जो खुद कम्युनल हो, वो कम्युनलिज्म को क्या रोकेगी? मानेंगे नहीं, हम कांग्रेस पार्टी है, ये हम नहीं मानेंगे। नहीं, आप भी उसी सूडो सेकुलरिज्म में चले गए हैं कि पार्टी को कहो मत, लेकिन अगर 2002 के दंगे से मोदी कम्युनल हो सकता है तो 2010 में कांग्रेस पार्टी कम्युनल क्यों नहीं हो सकती है? आपके पास उसका जवाब नहीं है, लेकिन आप भी एक चादर रखना चाहते हैं। आप क्वेश्चन में पूछेंगे, आप भी बोलेंगे, मैं वही मैं कह रहा हूं। आप एक दंगे से कहते हैं आप कांग्रेस पार्टी को कम्युनल कहने से एतराज क्यों है? आप क्यों सेकुलरिज्म की चादर ओढ़ना चाहते हैं? हम सेक्युलर है, इसलिए चादर की जरूरत ही नहीं है। हम कहते हैं हारा चलता है, कोई काम करते हैं। जरूर ये कहेंगे कांग्रेस पार्टी कम्युनल है, वो त्याग हम नहीं देना चाहता है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, लेकिन यही तो आप जानबूझ के कांग्रेस पार्टी को सर्टिफिकेट दिए रखना चाहते हैं ताकि आप बीजेपी पे अटैक कर सकें, और बीजेपी से ज्यादा कम्युनल है कांग्रेस पार्टी। आप बात सुनते स्टेटमेंट का पहला लाइन बात सुनिए जी, मेरा बात सुनिए। हम एक बोलना चाहते हैं, कांग्रेस को कम्युनल त्याग हम नहीं देना चाहते, लेकिन कांग्रेस ने बहुत सारे जगह पर कम्युनल ताकत का सहारा लिया है। बहुत सारा इंदिरा गांधी में जिसने इस मुल्क को तोड़ा, मुस्लिम लीग को, उसको आजादी के बाद इस मुल्क के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जिंदा किया। आज आप उस मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाए हुए और आप कहते हैं कि वो भारत की मुस्लिम लीग है। आपका चरित्र 1947 से नजर आ रहा है। आपने इस मुल्क को तोड़ने वालों के साथ हाथ मिला रखा है। आप हर उस कम्युनल आदमी को अपने साथ मिलाते हैं। आप तो बताइए कि आपने कम्युनल वायलेंस बिल बनाया है, इस बिल के अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन लोग हैं? इसमें कमाल फारूकी जैसा कम्युनल है जिसने यासीन भटकल के लिए कहा कि मुसलमान होने की वजह से पकड़ा गया है।
आप क्या वापस आते हैं नरेंद्र मोदी इस देश के मुसलमानों को पुष्पेंद्र जी राजन साहब एक सवाल है छोटा सा जो पुष्पेंद्र कह रहे हैं, जो मैं पूछना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि आप कांग्रेस को कम्युनल टैग नहीं देना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि गुजरात में दंगे हुए, सिर्फ गुजरात के दंगे की वजह से नहीं है, मैं गुजरात के दंगे की वजह से नहीं है, इसलिए मानता हूं ताकि आप सब लोग सेकुलर बने रहे। अरे ऐसे नहीं है भाई, तो बोल क्यों नहीं बीजेपी कांग्रेस पूरी बात उसके बाद बात तो सुन लीजिए। अगर बाबरी मस्जिद की कांग्रेस पार्टी को सोमनाथ का मंदिर बनवाया, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी को मरवाया? अरे ये पार्टी ऐसा एक पार्टी है, उस पार्टी को ये आम आदमी का कोई मुद्दा लेकर के सामने आ नहीं पा रहे। ये जो कांग्रेस पार्टी का जो 10 साल की जो शासन है, इतना भ्रष्टाचार है, इतना महंगाई है, इसको लेकर के काम ना करके इस पार्टी ने आरएसएस की मुद्दा को सामने ले आकर के जो काम कर रहे हैं और आरएसएस इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूं। चलिए, राम मंदिर की नाम उठाता है, कभी 84 परिक्रमा की बात उठाते हैं, इसी से हमारे हिंदुस्तान की आम जनता गरीब लोग मेहनत के सवाम का कोई मिनट दीजिए भैया, राजन जी मेरे पर भी कृपा करें। पुष्पेंद्र जी, मेरा मानना यह है दिलीप जी कि नरेंद्र मोदी इस समय सेकुलरिज्म के लिए तो खैर खतरा नहीं है, कांग्रेस के शासन के लिए जरूर खतरा है इस समय। और ये पहली बार प्रधानमंत्री का वक्तव्य नहीं आया है। जब वो न्यूयॉर्क से, वाशिंगटन से लौट रहे थे अमेरिका से, तो पहली बार उन्होंने बयान दिया कि ऑल सेकुलर फोर्सेस हैज टू बी यूनाइटेड अगेंस्ट द ऑनस्लॉट ऑफ नरेंद्र मोदी। ऑल फ्रॉड सेकुलर शुड बी यूनाइटेड टू फाइट अगेंस्ट पानी तब नहीं हो। मैं ये कह रहा हूं कि ऑनस्लॉट शब्द का उपयोग किया था और आज उन्होंने कहा है, मान लीजिए अगर मनमोहन सिंह नरेंद्र मोदी को गंभीरता से न भी लेंगे, उससे क्या अंतर पड़ने वाला है? आप गंभीरता से मत लीजिए। मुझे फिर मैं उदाहरण दूंगा, हमारे कांग्रेस गंभीरता से नहीं ले रही। फेसबुक पर राजस्थान के कुछ गांवों से हमको लोगों ने रिपोर्ट भेजा है और मुझे भी पढ़ के आश्चर्य हुआ। उसमें एक जो किसान के क्षेत्र में काम करते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पूरे गांव में नौजवानों ने, जो बुजुर्ग लोग कांग्रेस को वोट देते थे, उनको रोका और अपने दादाओं को कहा कि इस बार नरेंद्र मोदी को वोट दो, देश को वही बचाएगा। मैं वही कह रही हूँ ना कि नरेंद्र मोदी को बच्चा पैदा हुआ है नई पीढ़ी में, जो प्रभाव डाल रहा है शोभा जी। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी इस समय देश में, हम माने न माने, मैं उनके आर्थिक मॉडल से कभी जीवन में सहमत नहीं हुआ, लेकिन यह भारत का इस समय का सच है कि उसके पक्ष में एक लहर है जो कि लोग न स्वीकार करेगी और कांग्रेस उसके पास कोई चारा नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री की स्वीकृति उनकी व्यवस्था की स्वीकृति है, क्योंकि उनको चुनाव परिणाम के बाद इसको स्वीकारना है। लेकिन यह कहना कि मुझे आश्चर्य है हमारे देवराजन जी जैसे लोगों पर कि उसी प्रधानमंत्री ने 18 जुलाई 2008 को भाषण देते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि इन वामपंथी पार्टियों ने हमको गुलाम की तरह व्यवहार किया और 5 साल हमको, 4.5 साल इन लोगों ने हमको स्लेव बना के रखा है। ये ऐसी पार्टियां हैं, उन्हें प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। बावजूद इसके अगर कांग्रेस को ये लोग सर्टिफिकेट दे रहा है, इसलिए कि कांग्रेस के डेंजरसली पुट किया है प्रधानमंत्री का अविश्वास प्रस्ताव की जो भाषण है उसको आपने ऐसे जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री जरूर ये बात कहा है, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में कहा है? जब हिंदुस्तान की जो सार्वजनिक इकाइयां हैं उसको निजीकरण करने जा रहे हैं, हमने रोक लगाया। हिंदुस्तान की जो बैंक सबसे अच्छी बात ये, सबसे अच्छी बात ये आपका दोष नहीं दे रहा हूं, मुझे कह रहा हूं कि उस प्राइम मिनिस्टर को पहचानिए जो कि इस देश के खजाने को कहां पहुंचा दिया। जरूर कांग्रेस की, कांग्रेस इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा पॉलिटिशियन, नरेंद्र मोदी एक ऐसा पॉलिटिशियन है, सभी नेताओं को, सभी पार्टियों को अब सोचने के लिए मजबूर
जरूर कर दिया कि उनके संदर्भ में आप 8 तारीख को पता चल जाएगा, 8 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन इस परिणाम में एक चीज साफ है कि कांग्रेस पार्टी साफ हो गई है। मैं ये जो लेफ्ट के भाई हैं मेरे, देवराजन सिंह की निजी तौर पर बड़ी इज्जत करता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं, इन्हें आरएसएस और बीजेपी तो इनको कलमे की तरह डट गया है, लेकिन ये नहीं बताते कि अलुम्मा क्या कर रहा है। पॉपुलर फ्रंट ने केरला में किस तरीके से एक शिक्षक के हाथ काट दिए। ये मुसलमान कम्युनलिज्म का विरोध नहीं करते, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप बोलिए देवराजन साहब, एक सेकंड लास्ट वर्ड फॉर देवराजन। सरकार में थे, दिल्ली के सरकार में थे, आखिरी शब्द देवराजन के आखिरी शब्द सवाल पूछा जाना चाहिए कि कैसे तस्लीमा नसरीन इस सरकार हमें भी दीजिएगा। देवराजन जी एक लाइन का जवाब दे दीजिए, हम सुन रहे हैं आपको। आप बताइए कि आप सरकार में थे, मरकज के अंदर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, इस देश के किन कम्युनल लोगों के दबाव में आपने तस्लीमा नसरीन को इस देश से बाहर जाने दिया? इस एक्सप्रेशन की आजादी के बारे में क्या आपका ख्याल था? आपका फ्री स्पीच के बारे में क्या ख्याल था जो आप एमएफ हुसैन के ऊपर दिन रात अपना गला खा रहे थे? आप जो नहीं मुसलमान कम्युनलिज्म को देवराजन साहब को कुछ कहना चाहते हैं? हमको चाहिए, हम इसलिए बोलना चाहते, जब हम कम्युनल ताकत के खिलाफ जो लड़े गए ना, वहां पर मुस्लिम कम्युनल है, हिंदू। आपने आज तक पॉपुलर फ्रंट को कंडेम नहीं किया, आपने के खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद।